हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे दिसंबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दिसंबर महीने से मैंने 120 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। दिसंबर महीने में कई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये दिसंबर महीने की कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो बस आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO अपॉइंट किया है? तो सिंपली आपको बताना है कि ट्विटर कंपनी के नए CEO कौन बन गए हैं। तो अभी तक ट्विटर कंपनी के CEO थे जैक डॉर्सी, लेकिन अब इनकी जगह ली है एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने, जिनका नाम है पराग अग्रवाल। इसलिए यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्विटर के नए CEO बन गए हैं पराग अग्रवाल। इसके बाद ये रहा अगला सवाल। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का फाइनल मुकाबला कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये भारत के अंदर खेली जाने वाली क्रिकेट की एक घरेलू टूर्नामेंट होता है, और इसको इस बार जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसलिए यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस बार हिमाचल प्रदेश ने हराया था तमिलनाडु की टीम को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होती है साल 2021 में इसको जीता है भारत की व्यक्ति ने, जिनका नाम है हरनाज संधू। तो भारत की हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। और इससे पहले भारत की सिर्फ 2 ही महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। सबसे पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन ने, फिर उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता ने, और अब 21 साल के बाद किसी भारतीय व्यक्ति को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, जिनका नाम है हरनाज संधू। कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि जो भी कोविड-19 के लिए पात्र आबादी थी उन सभी को कोविड-19 की दोनों डोजेस लगा दी गई हैं। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। और इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये दोनों आपको याद रखना है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट जो संस्था है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बेस्ड है, और इसी ने हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 को जारी किया है। तो नाम के मुताबिक इसमें एशिया के अंदर, एशिया रीजन के अंदर कौन से देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई है। तो इसमें आप वैसे भी गेस कर सकते हैं। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पर आता है चाइना, तीसरे स्थान पर है जापान, और फिर चौथे स्थान पर है अपना भारत। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2021 में शीतकालीन सत्र के दौरान कितने सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था? तो दिसंबर 2021 में संसद का जो शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया था उसके अंदर राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि इन 12 सांसदों ने इससे पहले वाले सत्र में यानी कि मानसून सत्र के दौरान काफी ज्यादा हंगामा किया था और संसद की कार्यवाही बाधित की थी। तो इसी के चलते इनको शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण कौन से देश ने किया है? तो दिसंबर 2021 के अंदर भारत के पूर्वी तट पर एक चक्रवात आया था जिसका नाम था जवाद, और क्योंकि ये भारत के पूर्वी तट पर आया था तो इसने भारत के ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों को प्रभावित किया। इस चक्रवात का नामकरण किया था जिस कंट्री ने, वो है सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB ने किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है?
न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि इसको ब्रिक्स कंट्रीज ने ही स्थापित किया था साल 2014 में। इसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है। तो इसमें शुरुआत में तो इसके 5 ही मेंबर्स थे जो कि ब्रिक्स कंट्रीज हैं, लेकिन साल 2021 के सितंबर महीने में इसमें 3 और कंट्री को मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। वो कंट्री थे यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। और फिर दिसंबर 2021 के अंदर एक और कंट्री को यहाँ पर मेंबर के रूप में शामिल कर लिया गया है। ये कंट्री है मिस्र। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी के समय न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं। 5 तो शुरुआत में थे और 2021 के अंदर 4 और ऐड हो चुके हैं। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पुरुषों का बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो बैलोन डी ओर पुरस्कार जो होता है ये साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है। तो साल 2021 के अंदर बैलोन डी ओर पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इनको साल 2021 के अंदर बैलोन डी ओर पुरस्कार मिला है पुरुषों में। वहीं महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में ये पुरस्कार दिया गया है स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस को। तो ये दोनों अवार्ड विनर्स आपको याद रखने हैं। वैसे आपको बता दूं लियोनेल मेसी जो हैं इन्होंने 7वीं बार ये बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस भारतीय को वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया? तो वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है रॉयल गोल्ड मेडल, और साल 2022 के लिए यह पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया है जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो ये एक मशहूर आर्किटेक्ट हैं, इन्हीं को वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक्विवेरी नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो एक्विवेरी नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित की जाती है। साल 2021 के अंदर इसका आयोजन मालदीव के अंदर ही किया गया। तो इसमें भारत और मालदीव की जो सेना है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 18 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, ये 594 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर से। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है जो कि 594 किलोमीटर लंबा होगा और ये 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे होगा। इसको बनाने में लागत आएगी लगभग 36,200 करोड़ रुपए। साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ये टोटल उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। मेरठ से शुरू होगा और ये प्रयागराज तक जाएगा, यानी कि एक तरीके से ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। साथ ही आपको बता दूं कि शाहजहांपुर जहां से इसकी आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने, शाहजहांपुर के अंदर ही 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी जहां पर इमरजेंसी के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों को लैंड और टेक ऑफ करवाया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिए। हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो यूनिसेफ जो कि संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है, ये बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। तो इसका नया प्रमुख हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है कैथरीन रसेल को। कैथरीन रसेल जो हैं ये अमेरिका की हैं और इनको यूनिसेफ का नया प्रमुख बना दिया गया है। इनसे पहले जो इसकी प्रमुख थी उनका नाम था हेनरिएटा फोर, लेकिन आपको याद रखना है अब बन गई हैं कैथरीन रसेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपको बताना है कि 2021 के अंदर जो FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है इसका खिताब कौन से देश की टीम ने जीत लिया है? तो FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला ये कि इसका आयोजन किया गया था भारत में ही। भारत में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया और इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 16 कंट्रीज की टीमों ने हिस्सा लिया था और इसको जीत लिया है अर्जेंटीना ने। यहाँ पर अर्जेंटीना ने फाइनल में हराया था जर्मनी को। तो अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया
जो कि भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने और उनके रख रखाव का काम करता है, इसका नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो नई अध्यक्ष हैं वो एक महिला को बनाया गया है जिनका नाम है अलका उपाध्याय। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर 2021 के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है फिक्की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भारत के औद्योगिक संगठनों का एक संघ है। इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव मेहता। इससे पहले उदय शंकर थे, लेकिन अब फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं संजीव मेहता। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिए गए हैं विक्रम मिस्री, जो कि पहले आपको पता होगा चीन के अंदर भारत के राजदूत थे, लेकिन अब इनको भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है सोमा शंकर प्रसाद को। यूको बैंक की तरह ही पंजाब नेशनल बैंक ये भी एक सरकारी बैंक है और इसके एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है अतुल कुमार गोयल को। तो बैंकिंग से रिलेटेड ये दोनों अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं अलका उपाध्याय। इसी तरीके से भारत के अंदर अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जो संस्था है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है संजय बंदोपाध्याय को। तो ये इस महीने की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी को एमसीक्यू के रूप में भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। तो भारत का जो गुजरात राज्य है ये अब महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण हब यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, क्योंकि गुजरात में पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेश हुआ है। साथ ही गुजरात की सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काफ़ी काम किया है, जिसके चलते ये भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में असम सरकार ने इनमें से किस उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असोम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रतन टाटा। तो रतन टाटा जो कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, इनको असम की गवर्नमेंट ने अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है जिसका नाम है असोम वैभव। रतन टाटा को यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी जो टाटा ट्रस्ट कंपनी है इसने असम के अंदर वहाँ पर कैंसर के उपचार में काफ़ी योगदान दिया है, वहाँ पर कैंसर उपचार के लिए फैसिलिटीज़ को स्थापित करने में योगदान दिया है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मशहूर अभिनेता राज कपूर के जीवन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। इस किताब को लिखा है राहुल रवैल ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज भी देख सकते हैं। 15 से लेकर के 17 दिसंबर तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनमें से किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिसंबर महीने में 3 दिनों के लिए बांग्लादेश की यात्रा पर गए हुए थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर 16 दिसंबर को विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और उसी में हिस्सा लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद उनके द्वारा इन्वाइट किया गया था। अब यहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के किस शहर में पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किया? तो रमणा काली मंदिर जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। साल 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उस दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब इसका पुनर्निर्माण किया गया है और अब इसका उद्घाटन किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो स्वीडन जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहीं पर आपको पता होगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो स्वीडन कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं मैग्डेलेना एंडरसन। मैग्डेलेना एंडरसन से पहले
स्वीडन के प्रधानमंत्री थे स्टीफन लोफवेन, लेकिन उनके बाद अब स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं मैग्डलेना एंडरसन। हाल ही में नीति आयोग ने एक काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20, यानी कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20। आपको बताना है कि इसमें कौन सा राज्य नंबर 1 है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में कौन से राज्य की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल राज्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में नीति आयोग ने विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इस इंडेक्स को जारी किया है जो कि है स्टेट हेल्थ इंडेक्स, और ये इसका चौथा संस्करण है। इस इंडेक्स के अंदर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हैं लार्ज स्टेट्स यानी कि बड़े राज्य, फिर छोटे राज्य यानी कि स्मॉल स्टेट्स, और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो बड़े राज्यों में आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 राज्य है केरल। हालांकि 2019 की तुलना में 2020 में कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य में सुधार किया है, अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो उसमें नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्कोर में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है एक साल के अंदर। तो इंक्रीमेंटल रैंक में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 राज्य है केरल। तो इसी तरीके से आपको तीनों कैटेगरी में 2-2 राज्यों के नाम याद रखने हैं। इसी तरीके से अगर हम छोटे राज्यों की में, तो छोटे राज्यों के अंदर दोनों ही तरह से नंबर 1 पर है मिजोरम, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में भी मिजोरम नंबर 1 पर है, और मिजोरम ने ही सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य में सुधार भी किया है। तो दोनों तरीके से इसकी रैंक है 1। इसके बाद अगर हम केंद्र शासितों की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 भारत का राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, और इंक्रीमेंटल ग्रोथ के मामले में नंबर 1 पर है दिल्ली। तो नीति आयोग द्वारा जारी इस स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस के साथ में $19 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सबसे बड़ी इंटरनेशनल डील है जो कि यूएई और फ्रांस के बीच में हुई है, यानी कि यूएई की सरकार फ्रांस से टोटल 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस की जो कंपनी ये राफेल लड़ाकू विमानों को बनाती है उसका नाम है डसाल्ट एविएशन। प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस कौन सी बन गई है? तो प्रेसिडेंट्स कलर्स जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली 8वीं राज्य पुलिस बन गई है हिमाचल प्रदेश पुलिस। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से हिमाचल प्रदेश पुलिस को ये प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया गया। विश्व बैडमिंटन संघ ने इनमें से किसे साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन चुने गए हैं। तो बैडमिंटन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके द्वारा हाल ही में 2020-21 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर के विनर्स को अनाउंस किया गया है, यानी कि 2020 और 21 के अंदर सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कौन रहे हैं। तो अगर हम पुरुषों के अंदर देखें तो पुरुषों में विजेता बने हैं विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं, और महिलाओं में साल की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी चुनी गई हैं ताई जू यिंग जो कि ताइवान की हैं। तो इन दोनों विजेताओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में यहाँ पर पुरुषों के बारे में पूछा गया है कि साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। 4 और 5 दिसंबर को 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हिंद महासागर सम्मेलन जो होता है इस साल इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया, जो कि इस बार आयोजित हुआ है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। और इस सम्मेलन में भारत से भी भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर इसके बाद ये रहा अगला सवाल, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसको नामित किया गया है? यानी कि साल 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी का खिताब किसको दिया गया?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एशले बार्टी। तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और आज के समय दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्हीं को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो साल 2021 और 2022 दोनों के लिए हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की अनाउंसमेंट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा नीलमणि फुकन को, जो कि एक असमिया कवि हैं। इसी तरीके से साल 2022 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, ये दिया जाएगा दामोदर मौजो को, जो कि एक कोंकणी लेखक हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 यानी कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा नीलमणि फुकन। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसके बारे में आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 दिसंबर को इनमें से किस राज्य में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया? तो 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में, जो कि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहां पर जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई, जिसमें इनके साथ टोटल 14 लोग सवार थे और सभी लोगों की डेथ हो चुकी है। तो भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो चुका है। ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ये तमिलनाडु के अंदर हुआ था। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2021 की शुरुआत में इनमें से कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है? तो G20 ट्रोइका, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें G20 के ही 3 देश होते हैं। तो इनमें अब भारत भी शामिल हो गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 देश अभी के समय G20 ट्रोइका में शामिल हैं, ये हैं इटली, इंडोनेशिया और भारत। साल 2022 के अंदर इंडोनेशिया के पास में G20 की अध्यक्षता है, तो इसलिए इंडोनेशिया भी G20 ट्रोइका में शामिल है। इससे पहले यानी कि 2021 में G20 का अध्यक्ष था इटली, तो इसलिए इसको भी शामिल किया गया है। और 2023 के अंदर यानी कि नेक्स्ट ईयर G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। तो इन्हीं तीनों को G20 ट्रोइका के अंदर अभी के समय रखा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से देश से थे। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टुटू का निधन हो गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के एक समाज सेवी थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद को समाप्त करने में काफी योगदान दिया था, जिसके चलते इनको साल 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल यहाँ पर है, ओडिशा राज्य के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि नवीन पटनायक ने किस नदी के ऊपर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया? यानी कि ओडिशा राज्य का सबसे लंबा पुल है टी सेतु, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। तो आपको बताना है कि ये जो पुल है ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको इस पुल के बारे में यानी कि टी सेतु के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। सबसे पहला ये कि ये ओडिशा राज्य के अंदर कटक जिले में बनाया गया है। दूसरा ये कि ये जिस नदी पर बना है उसका नाम है महानदी। क्योंकि ये पूरे राज्य का सबसे लंबा पुल है तो इसकी लंबाई भी आपसे पूछ सकते हैं। इस पुल की लंबाई है 3.4 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से नदी पर बना है, आंसर हो जाएगा महानदी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, इसमें सबसे ऊंचा पद होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो कि इस समय है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और इसके बाद IMF के अंदर जो दूसरा सबसे ऊंचा पद है उसको बोलते हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। और इस पद पर हाल ही में एक भारतीय मूल की महिला को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये अभी तक आपको पता होगा IMF की मुख्य अर्थशास्त्री थी, लेकिन अब इनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो यूनिकॉर्न कंपनियां वो होती हैं जिनकी वैल्यू यानी कि जिनकी कीमत $1 अरब से ज्यादा हो। तो अभी के समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, और भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के कौन से शहरों या फिर कौन से देशों के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बेस्ड हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं अगर हम देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, फिर दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है भारत। तो भारत ने यहाँ पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है, क्योंकि भारत के अंदर पिछले एक साल के अंदर 33 नए यूनिकॉर्न बने हैं और अब भारत के अंदर टोटल 54 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। तो इस तरीके से भारत टॉप 3 में शामिल हो गया है। इनमें से किस राज्य पर्यटन ने स्ट्रीट परियोजना शुरू की है? तो राज्य के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केरल पर्यटन ने स्ट्रीट नाम की परियोजना शुरू की है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। केरल में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि CPIM की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन। इनमें से किस अंतरिक्षयान ने पहली बार सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना में प्रवेश किया है? तो सूर्य का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है यानी कि जिसको कोरोना या फिर किरीट बोला जाता है, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने एंटर किया है और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये 2018 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि इसको साल 2018 में ही नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था सूर्य के अध्ययन के लिए। तो हाल ही में ये सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना के अंदर प्रवेश कर चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी? तो रेणुका जी बांध परियोजना जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। तो इसकी आधारशिला हाल ही में रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, दिसंबर 2021 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे राज्यों में विजिट किया और वहाँ पर कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया या फिर शिलान्यास किया। तो इनके बारे में आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रधानमंत्री की जो भी विजिट रही हैं 2021 के दिसंबर महीने में, वो यहाँ पर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 4 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून में विजिट किया और यहाँ पर इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है उनमें से एक काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, यानी कि दिल्ली से लेकर के देहरादून तक 210 किलोमीटर लंबा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 8,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और एक बार जब ये बन जाएगा तो दिल्ली से लेकर के देहरादून की जो यात्रा है ये 6 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में ही कवर हो जाएगी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 7 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, जिनमें से एक है व्यासी जल विद्युत परियोजना। तो व्यासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, जो कि 120 मेगावाट का है, इसको यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। ये बनकर तैयार हो गया है, तो इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। फिर इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विजिट किया और यहाँ पर इन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है गोरखपुर ऊर्जा उर्वरक संयंत्र। तो गोरखपुर में जो उर्वरक संयंत्र है ये लगभग 30 सालों से बंद पड़ा था और अब इसको फिर से निर्मित किया गया है। यहाँ पर यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 8,600 करोड़ रुपए की लागत से फिर से बनाया गया है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का दौरा किया और यहाँ से इन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसकी लागत है 9,800 करोड़ रुपए और इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को लाभ मिलेगा। बेसिकली यहाँ के किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी इस परियोजना के जरिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी की यात्रा की और इस दौरान इन्होंने यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिस पर 339 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना जो है इसके पहले चरण के अंदर यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके परिसर का पुनरुद्धार किया गया है। बेसिकली यहाँ पर श्रद्धालुओं की सहायता के लिए, उनकी सुविधा के लिए 23 भवन बनाए गए हैं। साथ ही में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और गंगा नदी दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक गलियारा भी बनाया गया है, जिसका नाम है श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर।
ताकि श्रद्धालुओं को गंगा नदी से गंगा जल लेकर के मंदिर तक पहुंचने में आसानी हो। फिर इसके 5 दिन बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश का दौरा किया और यहाँ पर इन्होंने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बताया है। तो गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई होगी 594 किलोमीटर, इसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर से रखी है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक टोटल 12 जिलों से होकर के जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर का दौरा किया और यहाँ पर इन्होंने बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। तो बनास डेयरी प्लांट जो वाराणसी के अंदर बनाया जाएगा, ये 30 एकड़ जमीन पर फैला होगा और इसको बनाने में लागत आएगी 475 करोड़ रुपए। साथ ही एक बार बन जाने के बाद ये जो बनास डेयरी प्लांट होगा, यहाँ पर हर एक दिन 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की जा सकेगी। तो बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स जो है ये वाराणसी के अंदर बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर का दौरा किया और यहाँ पर इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी जल विद्युत परियोजना का चरण 1 और धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी किया है, यानी कि ये बनकर तैयार हो गई है। ये है साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, जो कि 111 मेगावाट की है। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर का दौरा किया और कानपुर में आपको बताएं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना चलाई जा रही है। तो उसके पूरे हो चुके खंड का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के जिस सेक्शन का उद्घाटन किया है, जो कि कंप्लीट हो चुका है, इस सेक्शन की लंबाई है टोटल 9 किलोमीटर और ये आईआईटी कानपुर से लेकर के मोती झील तक जाता है। जबकि पूरी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना जो है इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर और इसको बनाने में लगभग लागत आएगी 11,000 करोड़ रुपए। लेकिन अभी सिर्फ इसके आईआईटी कानपुर से लेकर के मोती झील तक के सेक्शन का उद्घाटन किया गया है, जो कि 9 किलोमीटर लंबा है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने साल के आखिर में 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा किया और यहाँ पर इन्होंने उत्तराखंड के लिए 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में से एक परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका नाम है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2021 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन शहरों का दौरा किया और वहाँ पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, उनके बारे में, इनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है? तो पेटा जो संस्था है इसने साल 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है आलिया भट्ट को। अभिनेत्री आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है पेटा इंडिया के द्वारा। 18 से लेकर के 20 दिसंबर तक तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई? तो आप जानते हैं कि मध्य एशिया के अंदर टोटल 5 देश हैं। तो भारत और मध्य एशिया के बीच में संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये जो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग होती है, इसका तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया और इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और इस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए 5 जो मध्य एशियाई देश हैं, वहाँ के विदेश मंत्रियों ने यहाँ पर भारत के नई दिल्ली में विजिट किया और यहाँ पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके साथ में इन्होंने बैठक की। विश्व एथलेटिक्स के द्वारा विश्व पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसको दिया गया? तो हर साल के आखिर में एथलेटिक्स के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्ल्ड एथलेटिक्स, इसके द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट होते हैं उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो साल 2021 के लिए पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये दिया गया है मशहूर धावक कार्स्टेन वारहोम को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया, तो आंसर हो जाएगा कार्स्टेन वारहोम, जो कि नॉर्वे के धावक हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, तो आंसर होगा एलेन थॉम्सन हेरा, जो कि जमैका की धाविका हैं।
तो पुरुषों में विजेता हैं कार्स्टेन बारहोम और महिलाओं में एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है एलेन थॉम्सन हेरा को। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इनमें से किस भारतीय को वेमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वेमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि केरल की एक मशहूर एथलीट हैं। और इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर खेलों को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान दिया है। तो इसी के चलते इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है वुमेन ऑफ द ईयर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि लंदन की एक संस्था है, इसने हाल ही में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है और इसके मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है तेल अवीव, जो कि इजराइल के अंदर है। तो इजराइल का जो तेल अवीव शहर है ये रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है और ये पहली बार दुनिया का सबसे महंगा शहर बना। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो BBC के द्वारा साल 2021 के लिए पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है एम्मा रादुकानु को। एम्मा रादुकानु जो है ये ब्रिटेन की एक मशहूर महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और आपको पता होगा 2021 के अंदर जो आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ था यानी कि US ओपन, उसमें महिला सिंगल्स का खिताब एम्मा रादुकानु ने ही जीता था। तो क्योंकि ये ब्रिटेन की हैं तो इनको BBC के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि RBI, इसके अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर होने वाली है 9.5%। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है? तो साल 2021 में अंडर 19 लेवल का जो एशिया कप टूर्नामेंट हुआ है, इसके बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। इसका आयोजन किया गया था UAE के अंदर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में और इसको जीता है भारत ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इस बार भारत ने श्रीलंका को हरा करके अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। असिग्मा नामक एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो असिग्मा का मतलब होता है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, यानी कि इसको भारतीय आर्मी के द्वारा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारतीय सेना। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को ICTP रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास रामानुजम जो कि भारत के एक महान गणितज्ञ रहे हैं, उन्हीं के नाम पर रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है और ये साल 2021 में एक भारतीय गणितज्ञ को दिया गया है जिनका नाम है प्रोफेसर नीना गुप्ता। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। और श्रीनिवास रामानुजम की जयंती को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि होता है 22 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2021 को इनमें से किस राज्य ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दिसंबर के पहले दिन जो राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है ये है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तो हाल ही में 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिवर्ष 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड राज्य का और इसकी इम्पोर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन नागालैंड का स्थापना दिवस होता है उसी दिन से यह शुरू होता है और फिर 10 दिनों तक चलता है, यानी कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था ऑप्शन सी यानी कि नागालैंड। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो सीनियर लेवल की जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है महिलाओं की, इसका आयोजन हाल ही में किया गया था केरल के अंदर और इसको जीत लिया है मणिपुर की टीम ने। साथ ही आपको बता दूं कि ये इसका 26वां संस्करण था और इसको 21 बार मणिपुर की टीम ने ही जीता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैंपियन बनी है मणिपुर की टीम। राष्ट्रीय महिला आयोग ने
राजनीति में महिलाओं के लिए कौन सा अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय महिला आयोग है जिसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, तो इन्हीं के द्वारा हाल ही में भारत की वो महिलाएं जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी विकसित करने के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है सी इज ए चेंज मेकर। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सी इज ए चेंज मेकर। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था और इसी दौरान इन्होंने यहाँ पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया जिस पर लागत आई है 9,800 करोड़ रुपए। और इस परियोजना के जरिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उनके 9 जिलों के अंदर वहाँ पर खेतों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से इसका उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सुशासन सूचकांक 2020-21 की समग्र रैंकिंग में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया जिसमें राज्यों को वहां पर शासन प्रणाली के आधार पर रैंक किया गया है। किस राज्य का शासन कितना अच्छा है उसी के आधार पर यहाँ पर राज्यों को रैंकिंग मिली है। तो नंबर 1 जो राज्य बना है ये है गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने जारी किया है और इस इंडेक्स में 4 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले है ग्रुप ए के स्टेट्स, इसमें टोटल 10 राज्य रखे गए हैं जिनमें नंबर 1 पर है गुजरात। फिर इसके बाद ग्रुप बी के जो राज्य हैं उनमें नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। इसी तरीके से भारत के पूर्वोत्तर और जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 राज्य जो यूनियन टेरिटरी है ये है दिल्ली। तो इन्हीं 4 यूनियन टेरिटरीज या फिर राज्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन से साल तक भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र होगा? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी के समय अंतरिक्ष के अंदर सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन हैं, एक तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइना का तियानहे स्पेस स्टेशन जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ये 2022 में कंप्लीट होगा। तियानहे स्पेस स्टेशन को ही तियांगोंग स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है। तो अभी के समय अंतरिक्ष में सिर्फ यही 2 स्पेस स्टेशन हैं। इसी तरीके से साल 2030 में भारत का भी अपना एक अंतरिक्ष केंद्र होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये साल आपको याद रखना है 2030। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी के अंदर सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब किसी एक ही खिलाड़ी ने सारे के सारे 10 विकेट ले लिए हों। तो ऐसा कारनामा सबसे पहले किया था इंग्लैंड के जिम लैकर ने, उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे भारत के अनिल कुंबले और अब तीसरे व्यक्ति बन गए हैं न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस राज्य के अंदर स्थित काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है? तो काजू वैली वेटलैंड जो है ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में है और इसी को हाल ही में एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर पक्षियों का संरक्षण बेहतर तरीके से किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बना है। 4 दिसंबर को कोनिजेटी रोसैया का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कोनिजेटी रोसैया जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है ये आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। साथ ही आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे थे। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर 2021 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन्स की डेथ हुई है जिनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं भारत के प्रथम सीडीएस और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत। तो भारत के पहले सीडीएस थे यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। साथ ही इससे पहले ये भारतीय सेना के प्रमुख भी रहे थे। तो इनकी आप जानते हैं हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर डेथ हो गई है। इसी तरीके से भारत के मशहूर पत्रकार विनोद दुआ की भी हाल ही में डेथ हो गई है जिनको साल 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो विनोद दुआ जो हैं ये एक पत्रकार थे। इसी तरीके से सिरिवेनल्ला सीताराम शास्त्री ये भारत के एक मशहूर तेलुगु कवि और गीतकार थे। इन्होंने
हजारों की संख्या में गीत लिखे थे। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। साल 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री RL जलप्पा का निधन हो गया, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। इसी तरीके से राज्यसभा सदस्य रहे डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के थे और ये बिहार को रिप्रेजेंट करते थे। तो इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। फिर इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चंस में बता ही दिया कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल कोनिजेटी रोसैया की हाल ही में डेथ हो गई, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। इसी तरीके से कुछ विदेशी व्यक्तियों की भी डेथ हुई है, जिनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि अमेरिका की मशहूर लेखिका एनी राइस की डेथ हो गई, जो कि विश्व प्रसिद्ध गोथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की लेखिका थी। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने में मदद करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टुडू का निधन हो गया है। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपको बताना है कि इनमें से किस भारतीय पैरा शूटर ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 2021 पैरा ओलंपिक अवार्ड्स के अंदर बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए इन 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया था, जिनमें भारत की अवनी लेखरा भी शामिल थी और इन तीनों में विजेता चुना गया है भारत की अवनी लेखरा को। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक मशहूर पैरा शूटर हैं और 2020 के पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। उत्तराखंड की सरकार ने इनमें से किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हाल ही में ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ऋषभ पंत जो है ये उत्तराखंड राज्य के ही हैं। इसी तरीके से हाल ही में कुछ और कंपनियों ने भारत के कुछ क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जैसे कि किनारा कैपिटल, जो कि भारत की ही एक फिनटेक कंपनी है। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रविंद्र जडेजा को। इसी तरीके से भारत के अंदर मोबाइल एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह को। इसी तरीके से बच्चों के लिए फुटवियर बनाने वाली कंपनी प्लेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राहुल द्रविड़ को, जो कि इस समय भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल है, सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो होता है ये हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और साल 2021 के लिए ये भारत के 3 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया गया है। एक तो है रिधिमा पांडे, फिर है विद्युत मोहन और तीसरे व्यक्ति हैं अनिल प्रकाश जोशी। तो पर्यावरण संरक्षण पर इनके कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस स्थान से नई पीढ़ी की मिसाइल प्रलय का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो प्रलय मिसाइल, जो कि DRDO के द्वारा विकसित एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता है 150 से लेकर के 500 किलोमीटर और इसको DRDO ने ही स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो हाल ही में इसका पहला सफल परीक्षण किया गया और ये परीक्षण हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। 6 दिसंबर को 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो भारत और रूस के बीच में जो हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, 2021 में इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया और इसमें शामिल होने के लिए रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भारत की यात्रा की और ये बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली में इन दोनों लीडर्स के बीच में आमने सामने बातचीत हुई। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली। भारत और रूस के बीच इसी मीटिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और रूस ने किस वर्ष तक $30 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो भारत और रूस के बीच में जो व्यापार होता है इसको $30 बिलियन करना है, ये लक्ष्य रखा है दोनों कंट्रीज ने साल 2025 तक। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत और रूस के बीच में पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई? तो जिस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
सितंबर महीने में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी, उसी तरीके से दिसंबर महीने में भारत और रूस के बीच में भी पहली बार 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया और इसका आयोजन हुआ भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 2+2 मीटिंग के अंदर दोनों कंट्रीज के दो दो लीडर्स हिस्सा लेते हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज के जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री, उन्होंने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। भारत के बारे में तो आपको पता ही है, भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इसी तरीके से रूस के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है सर्गेई शोइगु और रूस के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है सर्गेई लवरोव। तो इन सभी चारों लोगों ने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया जो कि पहली बार आयोजित की गई। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत ने 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए किस देश के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि अनुबंध किया है। तो भारत 6 लाख से भी ज़्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स खरीदेगा रसिया से और इसी के लिए हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री और जो रूस के रक्षा मंत्री हैं, इन दोनों लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और रूस के बीच में ये जो समझौता हुआ है ये 5,124 करोड़ रुपए की डील हुई है और इसके अंदर फैसला ये किया गया है कि ये जो 6 लाख से भी ज़्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारत रूस से खरीदेगा, इनको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। भारत के अंदर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के कोरबा नाम की जगह है जो कि अमेठी ज़िले में है। यहाँ पर भारत और रूस की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है इंडो रसिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राइफल्स बनाने का काम करती है। तो इसी के द्वारा इसको मेक इन इंडिया के तहत इन राइफल्स को बनाया जाएगा और फिर भारतीय सेना इनका इस्तेमाल करेगी। अभी के समय भारतीय सेना इंसास राइफल्स का इस्तेमाल करती है, उसी को रिप्लेस करेंगी ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स। मध्य प्रदेश की सरकार ने किन 2 शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी है। तो मध्य प्रदेश के 2 शहरों के अंदर अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया है, यानी कि यहाँ का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा वो होगा कमिश्नर ऑफ पुलिस और इन दोनों शहरों के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपॉइंट भी कर दिया गया है। तो ये 2 शहर हैं, एक तो है भोपाल और दूसरा है इंदौर। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 97वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2021 कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया। तो अगर आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते होंगे तो डेफिनेटली अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा। इसका आंसर है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। तो हर साल के दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है महान संगीत सम्राट तानसेन की याद में। भारत ने गणतंत्र दिवस 2022 समारोह के लिए किन देशों को मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। तो हर साल के गणतंत्र दिवस समारोह में किसी न किसी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। 2021 में आपको पता होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते वो शामिल नहीं हो पाए थे। तो 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में यहाँ पर 5 कंट्रीज के प्रतिनिधियों को इन्वाइट किया गया है। ये 5 देश हैं मध्य एशियाई देश। आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया के अंदर टोटल 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इन्हीं 5 कंट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो गए। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चीन के अंदर भारत का नया राजदूत किसको अपॉइंट कर दिया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना के अंदर अब भारत के नए राजदूत बन गए हैं प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत से पहले चीन के अंदर भारत के जो राजदूत थे उनका नाम था विक्रम मिस्री और अब ये भारत वापस लौट आए हैं और अब विक्रम मिस्री को भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। उसी के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको अपॉइंट कर दिया गया है। तो भारत के नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं विक्रम मिस्री। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग में किसने जीता है, किसने जीत हासिल की है। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी भारतीय ने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप को पहली बार जीता है। तो ये कौन है, इनका नाम है सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल भारत के एक बहुत ही बेहतरीन स्क्वैश प्लेयर हैं। तो इन्होंने इस बार की मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप को जीत लिया है। इनमें से कौन सा देश जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसके अंदर इस समय भारत भी एक अस्थायी सदस्य के रूप में है। तो जनवरी 2022 ये वो महीना है जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। सो यहाँ पर आंसर होगा हमारा भारत। वाल्ट डिज्नी ने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? यानी कि वाल्ट डिज्नी, जिसके बारे में आप जानते होंगे, ये अमेरिका की एक मशहूर एंटरटेनमेंट कंपनी है। इन्होंने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया है। तो ये कौन है? इनका नाम है सूजन अर्नोल्ड और इन्होंने बॉब ईगर का स्थान लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 2021 के अंदर दिसंबर महीने में हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए चिली के राष्ट्रपति। तो चिली के राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। हालांकि ये पदभार संभालेंगे मार्च 2022 में। तो अभी के समय कौन है? अभी के समय चिली के राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा। ऐसे ही जर्मनी के अंदर यहाँ पर नए चांसलर बन गए हैं ओलाफ सोल्ज। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ के नए चांसलर बन गए हैं कार्ल नेहमर। स्वीडन कंट्री की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं मैग्डलेना एंडरसन। स्वीडन कंट्री की मैग्डलेना एंडरसन जो है ये यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यूनिसेफ जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है, इसकी नई प्रमुख बन गई है कैथरीन रसेल। ट्विटर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। इनका नाम है पराग अग्रवाल। तो ये इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। इनमें से किस शहर के अंदर वेस्ट टू वेल्थ की थीम पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया? तो भारत दर्शन पार्क जो है, यहाँ पर जाकर आप भारत की संस्कृति की झलक देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, 350 टन लोहे के कचरे का इस्तेमाल करके देश में जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है। यानी कि लोहे के कचरे का इस्तेमाल करके बिल्कुल हूबहू दिखने वाली यहाँ पर इमारतें बनाई गई हैं। तो ये कहाँ पर बना है भारत दर्शन पार्क? ये बनाया गया है दिल्ली के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। साथ ही आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। निम्न में से किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच अपॉइंट किया है? तो याद रखिए साल 2022 के अंदर ये वो पहली बार होगा जब 8 नहीं बल्कि टोटल 10 टीमें आईपीएल के अंदर खेलेंगी, क्योंकि 2 नई आईपीएल टीमें बनाई गई हैं, एक तो लखनऊ शहर के लिए और एक अहमदाबाद शहर के लिए। तो जो लखनऊ की आईपीएल टीम है, इन्होंने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच अपॉइंट कर लिया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा लखनऊ आईपीएल टीम, जिसके मालिक हैं आरपीएसजी ग्रुप। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में कौन सी इस पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2021 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है, मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021। और इस लिस्ट के अंदर जो टॉप 3 महिलाएं हैं उनमें नंबर 1 पर हैं मैकेंजी स्कॉट, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पर हैं कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, और तीसरे नंबर पर हैं क्रिस्टीन लगार्ड। इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से यहाँ पर टॉप किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, जिनकी यहाँ पर ग्लोबल रैंक है 37। लेकिन अगर सिर्फ भारत की महिलाओं में देखा जाएगा तो ये नंबर 1 पर है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की सिर्फ 4 ही महिलाएं हैं जो कि इस टॉप 100 की लिस्ट में शामिल हो पाई हैं। तो इस लिस्ट के बारे में आपसे जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉप 100 की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है मैकेंजी स्कॉट। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में 23 साल के बाद में रॉयल बंगाल टाइगर की एक तस्वीर कैद की गई है? यानी कि इस टाइगर रिजर्व के अंदर अभी तक कोई भी बाघ मौजूद नहीं था, लेकिन हाल ही में यहाँ पर एक बाघ की तस्वीर कैप्चर की गई है। तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये है बुक्सा टाइगर रिजर्व। और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। पश्चिम बंगाल में जो अलीपुरद्वार नाम का जिला है
यहीं पर बुक्सा टाइगर रिजर्व बेस्ड है, जहां पर अभी तक कोई भी टाइगर मौजूद नहीं था, लेकिन हाल ही में 23 साल के बाद में यहाँ पर एक टाइगर की तस्वीर जो है ये कैप्चर की गई है। कैबिनेट ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 साल से बढ़ा करके कितने वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो साल 1978 से लेकर के अभी तक भारत में बॉयज़ के लिए जो शादी की न्यूनतम एज है वो है 21 साल। इसी तरीके से गर्ल्स के लिए जो मिनिमम एज की लिमिट है वो है 18 साल। लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए जो विवाह के लिए न्यूनतम उम्र है 18 साल, इसको भी अब बढ़ा करके 21 वर्ष करने का फैसला किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 वर्ष। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब कौन से देश ने जीता है? तो एशिया लेवल पर हॉकी का जो टूर्नामेंट हुआ था, इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसमें गोल्ड मेडल जीता है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर गोल्ड जीता है और इसने फाइनल में हराया था जापान को। तो जापान ने जीता है यहाँ पर सिल्वर मेडल। वहीं भारत को इस टूर्नामेंट में मिला है कांस्य पदक। तो ये बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में किस भारतीय स्पिनर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो भारत के मशहूर स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। पंजाब नेशनल बैंक जो कि भारत का एक सरकारी बैंक है, इसके नए एमडी और सीईओ होंगे अतुल कुमार गोयल। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूको बैंक का नया एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो यूको बैंक भी भारत का एक सरकारी बैंक है और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। तो इसका नया एमडी और सीईओ बनाया गया है सोमा शंकर प्रसाद को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये दोनों लोग अपना पद ग्रहण करेंगे 1 फरवरी 2022 को। 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन बनी है? तो दुनिया की पहली गवर्नमेंट जो कि 100% पेपरलेस हो गई है, यानी कि यहाँ का सारा काम जो सरकारी काम है वो डिजिटली किया जाता है, कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है। तो ये कौन सी सरकार है? ये संयुक्त अरब अमीरात में जो दुबई की अमीराती सरकार है, वो 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। यूएई के अंदर टोटल 7 एमिरेट्स हैं और उन्हीं में से एक है दुबई। तो दुबई की जो सरकार है ये 100% पेपरलेस हो गई है। 9 से लेकर के 10 दिसंबर तक पहला लोकतंत्र शिखर सम्मेलन यानी कि समिट फॉर डेमोक्रेसी कौन से देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, दिसंबर महीने के अंदर पहली बार लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि समिट फॉर डेमोक्रेसी का फर्स्ट एडिशन आयोजित किया गया। तो ये किस देश की मेजबानी में हुआ? ये आयोजित किया गया था अमेरिका की मेजबानी में। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्हीं की अध्यक्षता में वर्चुअली ये सम्मेलन आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में भारत को भी इन्वाइट किया गया था। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वैसे आपको बता दूं कि पूरे साल 2021 के दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। दिसंबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट में क्या बदलाव किया गया है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, ये हर 2 महीने के बाद जो मौद्रिक नीति की दरें हैं उनकी समीक्षा करता है। तो दिसंबर 2021 के अंदर रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो रेपो रेट अभी के समय कितनी परसेंट है? रेपो रेट अभी के समय है 4%। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट जो है ये इस समय है 3.35%, और बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये दोनों है एक समान 4.25%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए जो परियोजना है इसको अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि ये जो परियोजना है इसकी लागत कितनी है। तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग जो परियोजना है उसकी टोटल लागत है 44,605 करोड़ रुपए। तो इतना पैसा इस
परियोजना पर खर्च किया जाएगा और हाल ही में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंदर केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक नहर बनाई जाएगी जो कि 230 किलोमीटर लंबी होगी। शिक्षण संस्थानों की एरिया रैंकिंग 2021 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एरिया रैंकिंग जो है ये भारत के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग करने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इसका मतलब होता है अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये साल 2019 से ही जारी हो रही है और लगातार तीसरी बार इसमें टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से किस राज्य की सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी के समय बीजेपी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष आयोग बनाया है जिसका नाम है सामान्य वर्ग आयोग। विश्व के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसको हाल ही में 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे के अवसर पर लॉन्च किया गया? तो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप यानी कि जो अंतरिक्ष दूरबीन है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है और इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है ये उन सितारों और उन गैलेक्सियों का अध्ययन करेगा जो कि जब ब्रह्मांड बना था तो उसी के साथ बने थे। तो इसके जरिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल पाएगी। याद रखिएगा इस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है और जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है एरियन 5। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल के अंत में टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो साल 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। साथ ही ये इस समय स्पेस एक्स और टेस्ला इन दोनों कंपनियों के सीईओ हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं साल 2021 के अंदर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एलोन मस्क को और इसी तरीके से टाइम पत्रिका ने इस बार एथलीट ऑफ द ईयर चुना है सिमोन बाइल्स को। ये हैं सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका की एक मशहूर जिम्नास्ट हैं। गैब्रियल बोरिक इनको हाल ही में कौन से देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है? तो गैब्रियल बोरिक जो है ये इस कंट्री के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। ये कंट्री है चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ की राजधानी है सैंटियागो और करेंसी है पीसो। वैसे आपको बता दूं ये मार्च 2022 में अपना पद संभालेंगे। अभी के समय यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो फ्रेंड्स हाल ही में छठा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कार्नेगी इंडिया ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया है और इस सम्मेलन के अंदर जो थीम रखी गई थी वो थी ग्लोबल मीट्स लोकल। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। 14 से लेकर के 16 दिसंबर तक प्राकृतिक खेती पर यानी कि नेचुरल फार्मिंग पर राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात का आनंद शहर। गुजरात के आनंद शहर में ही अमूल जो सहकारी समिति है वो भी बेस्ड है। तो यहीं पर हाल ही में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्राकृतिक खेती जो होती है इसमें किसी भी तरीके की खाद खेतों में नहीं डाली जाती है। तो किस तरीके से देश भर के किसान प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं उसी के बारे में इस सम्मेलन के अंदर बताया गया। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में ओलफ सोल्ज ने इनमें से किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं ये इनका नाम है ओलफ सोल्ज और ये नए चांसलर बन गए हैं जर्मनी कंट्री के। आपको पता होगा अभी तक लगभग 16 सालों से यहाँ की चांसलर थी एंजेला मर्केल, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब इनकी जगह जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ओलफ सोल्ज। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। कार्ल नेहमर आपको बताना है कि ये कौन से देश के नए चांसलर बन गए हैं। तो जिस तरीके से जर्मनी में नए चांसलर बने हैं ओलफ सोल्ज, इसी तरीके से
ऑस्ट्रिया भी एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ के नए चांसलर बने हैं कार्ल नेहमर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और यहाँ की करेंसी है यूरो। दिसंबर 2021 के अंदर इनमें से किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो फ्रेंड्स, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया का एक काफी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 57 लोग मारे गए। तो ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर है, ये आप याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिसंबर 2021 के अंदर पहली बार भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि कौन से दिन मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को ही ये इसलिए मनाया गया है क्योंकि 6 दिसंबर 1971 ये वो डेट है जब पहली बार भारत ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दी थी। तो बांग्लादेश को मान्यता दी थी भारत ने 6 दिसंबर 1971 को, इसीलिए भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस इस दिन मनाया जाएगा अब से हर साल। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर दिसंबर 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट डेज और थीम रही हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इनमें से ज़्यादातर डेज आपको पहले से ही पता होंगे, तो बस आपको आसानी से यहाँ पर देखते चलना है, आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिसंबर महीने की शुरुआत होती है और पहले ही दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। तो एड्स बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है एंड इनइक्वालिटीज, एंड एड्स, एंड पैंडेमिक्स। फिर इसके बाद 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस, यानी कि इंडियन नेवी डे। फिर 5 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे। तो मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी विषय यानी कि इसका थीम रखी गई है हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि मिट्टी की लवणता को रोकें और उसकी उत्पादकता को बढ़ाएं। इसी तरीके से 5 दिसंबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस। तो वॉलंटियर्स के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। फिर इसके बाद 6 दिसंबर को, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन के अंदर, पहली बार मनाया गया है भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। यह हर साल भारत के अंदर 7 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 9 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, यानी कि एंटी करप्शन डे। इसकी इस बार थीम भी रखी गई है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। तो दुनिया से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी विषय है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। फिर इसके जस्ट बाद यानी कि 10 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। इसकी इस बार थीम है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। फिर इसके बाद 11 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो जो लोग पर्वतों पर रहते हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका विषय है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म इस बार के इंटरनेशनल माउंटेन्स डे की थीम है। फिर इसके बाद 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये भारत के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 16 दिसंबर को देखिए यहाँ पर मनाया गया है विजय दिवस, क्योंकि इसी दिन जो पाकिस्तान की सेना है उसने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया था। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे के जो डेज हैं उनमें आपको किसी की भी थीम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर की थीम है भी नहीं। तो 18 दिसंबर को मनाया गया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए मनाया जाता है, माइनॉरिटी राइट्स डे। फिर इसके बाद 19 दिसंबर को मनाया गया गोवा मुक्ति दिवस, यानी कि गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा को यहाँ पर पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद करवाया गया था। फिर इसके बाद 22 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद अगला है 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद अगला है 24 दिसंबर, और 24 दिसंबर को हर साल भारत के अंदर
नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। फिर इसके बाद 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। और फ्रेंड्स, ये जो गुड गवर्नेंस डे होता है ये हर साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद फाइनली 27 दिसंबर को मनाया गया है महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। साल 2020 में कोविड-19 महामारी जब आई तो उसी के बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 2020 के अंदर ये पहली बार मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि दिसंबर 2021 में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, लेकिन थीम कुछ ही की इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग का पहला संस्करण कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत पहली बार अंडर 21 लेवल की महिला हॉकी लीग का आयोजन किया गया, यानी कि इसका पहला संस्करण है, तो वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। यहाँ पर जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जीता किसने है, तो इसको जीता है इंडिया जूनियर्स टीम ने। इंडिया जूनियर्स जो टीम है उसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रही है? तो भारत का जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसने इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए आंकड़े जारी कर दिए हैं और बताया गया है कि दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 8.4% और पहले क्वार्टर में थी 20.1%। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर का पूछा गया, आंसर हो जाएगा 8.4%। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि BWF विश्व चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाकी गेम्स के अंदर विश्व चैंपियनशिप होती है उसी तरीके से बैडमिंटन के अंदर भी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जो कि बैडमिंटन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन उसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन इस बार स्पेन के अंदर किया गया है और इसमें पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता है लोह कीन यू ने, जो कि सिंगापुर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और रजत पदक जीता है भारत के किदम्बी श्रीकांत ने। तो भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी जो किदम्बी श्रीकांत हैं ये पहले ऐसे भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं जो कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है बैडमिंटन के अंदर उसके फाइनल में पहुंचे थे। हालांकि ये लोह की न्यू से हार गए जिसके चलते इनको मिला है सिल्वर मेडल। तो ये बैडमिंटन के अंदर विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भी पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं और सिल्वर मेडल जीतने वाले भी पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। तो इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि BWF विश्व चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। हालांकि महिलाओं में तो भारत की जो PV सिंधु हैं उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, लेकिन पुरुषों में अभी तक किसी ने रजत पदक भी नहीं जीता था, तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो इसको जीता है किदम्बी श्रीकांत ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं किदम्बी श्रीकांत के अलावा भारत के जो लक्ष्य सेन हैं उन्होंने इसी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। इसी तरीके से अगर हम महिला एकल की बात करें तो इस बार महिला एकल के अंदर PV सिंधु भी खेल रही थी लेकिन वो फाइनल में नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है अकाने यामागुची ने जो कि जापान की हैं, और रजत पदक जीता है ताई जू यिंग ने जो कि ताइवान की हैं। तो इस टूर्नामेंट के बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगला सवाल है, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये भारत के जो व्यापारिक संगठन है उनका एक संघ है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। तो इसका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है ये बनाया गया है संजीव मेहता को। अभी तक उदय शंकर थे लेकिन अब संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 डिक्लेयर किया गया?
तो दुनिया भर की जो फेमस डिक्शनरीज हैं उनके द्वारा साल के आखिर में जो शब्द उस साल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो ऑप्शंस लिखे हैं इनको किसी न किसी फेमस डिक्शनरी ने इस साल वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले है वैक्स, जो कि वैक्सीन के ही शॉर्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको डिक्लेयर किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। इसी तरीके से NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स, ये वर्ड ऑफ द ईयर बना है कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से। फिर वैक्सीन जो है वैक्सीन बना है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से। और फिर फाइनली परसेवरेंस, जिसका मतलब होता है लगन, ये वर्ड ऑफ द ईयर बना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा क्योंकि यहाँ पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी बता दिए हैं, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। तो अगला सवाल देखते हैं। 28 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया? तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर का दौरा किया था और यहाँ पर इन्होंने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के जो बन चुके सेक्शन का उद्घाटन किया है, जो कि IIT कानपुर से लेकर के मोती झील तक का सेक्शन है, जो कि 9 किलोमीटर लंबा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने पर किसने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यहाँ पर आप इस डाक टिकट को देख सकते हैं, जो कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा तैयार किया गया और इसको रिलीज किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर भारत के स्वर्णिम विजय वर्ष के 50 साल का लोगो भी यहाँ पर बीच में बना हुआ है। दिसंबर 2021 में आए भयंकर तूफान राय ने कौन से देश को प्रभावित किया है? तो फ्रेंड्स, दिसंबर के अंदर एक काफ़ी भयंकर तूफान आया था जिसका नाम था टाइफून राय। ये एक सुपर साइक्लोन था और इस तूफान के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रूट किस तरीके से था। ये फिलीपींस के अंदर ओरिजिनेट हुआ था और फिर ये इस तरीके से आगे बढ़ गया। तो इसके चलते फिलीपींस में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। यहाँ पर फिलीपींस के अंदर लगभग 500 लोगों की इससे डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्री था फिलीपींस। फिर इसके बाद अगला सवाल है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो ये फिल्मों के जरिए विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि इसका 7वां संस्करण कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गोवा की राजधानी पणजी में, जहाँ पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन किया था भारत के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर जल मार्गों के विकास और उनके रख रखाव का काम करता है, तो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बना दिया गया है संजय बंदोपाध्याय को। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के अंदर जो टोटल रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी संख्या है लगभग 8,70,000 और इनमें से सबसे ज़्यादा हैं लगभग 2.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है दिल्ली और तीसरे पर है कर्नाटक। 13 दिसंबर को किसने वाराणसी के अंदर श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के अंदर श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसकी आधारशिला भी इन्होंने ही रखी थी 2019 में। इनमें से कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणतांत्रिक देश बन गया है? तो ये कंट्री में अभी तक जो हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर हुआ करती थी वो थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, लेकिन अब इस कंट्री ने एलिजाबेथ सेकेंड को अपने देश के प्रमुख के तौर पर त्याग दिया है और अब ये कंट्री गणतांत्रिक देश बन गया है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया गया है।
तो यहाँ पर जो इस कंट्री की पहली राष्ट्रपति बनी है वो भी एक महिला है और पहली प्रधानमंत्री भी एक महिला है। यहाँ की जो राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है डेम सेंड्रा मेसन और यहाँ की जो प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है मिया मोटली। तो यहाँ पर जिस कंट्री की बात हो रही है ये कंट्री है बारबेडोस। तो बारबेडोस कंट्री जो है ये दुनिया का सबसे नया गणतांत्रिक देश बन गया है जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पहला स्क्वाड्रन कौन से राज्य के अंदर तैनात किया है? तो S-400 जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर होती है, तो ये 400 किलोमीटर के दायरे की रक्षा करता है। तो इसको भारत ने रूस से खरीदा है और अब ये भारत को डिलीवर भी हो चुका है। तो इसका जो पहला स्क्वाड्रन है इसको तैनात किया गया है पंजाब राज्य के अंदर। सो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी भाषा के लिए निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दूं कि साल 2021 के अंदर जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर से आप उसको देख सकते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 20 भाषाओं में ही विनर्स के नाम अनाउंस किए गए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है ये टोटल 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। इनमें से 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं और जो 2 अन्य भाषाएं हैं उनमें से एक है राजस्थानी और दूसरी है अंग्रेजी। तो 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है, लेकिन अभी के लिए 20 भाषाओं में ही विजेताओं के नाम अनाउंस किए गए हैं। बाकी की जो 4 भाषाएं हैं उनमें विजेताओं के नाम बाद में अनाउंस किए जाएंगे। तो इन भाषाओं में से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो होता है हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी भाषा में इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। और दया प्रकाश सिन्हा जो हैं इनको इनके जिस काम के लिए दिया गया है इसका नाम है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक इनका एक प्ले है जिसके चलते इनको हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वहीं इंग्लिश में ये पुरस्कार दिया गया है नमिता गोखले को, भारत की मशहूर लेखिका हैं, और इनको इनके नॉवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बाकी यहाँ आप दूसरे लैंग्वेज के अंदर भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी भाषा के अंदर पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा, जिनको सम्राट अशोक इनकी किताब के लिए ये पुरस्कार दिया गया। विराट कोहली के स्थान पर निम्न में से किसे ओडीआई क्रिकेट में भारत का नया कप्तान बनाया गया है? तो विराट कोहली जो हैं ये अभी तक ओडीआई क्रिकेट में भारत के कप्तान थे, लेकिन अब इनकी जगह ओडीआई क्रिकेट में भारत का नया कप्तान बना दिया गया है रोहित शर्मा को। तो इस तरीके से अभी के समय रोहित शर्मा जो हैं ये T20 और ओडीआई के अंदर कप्तान हैं, जबकि टेस्ट मैचेस के अंदर अभी भी कप्तान हैं विराट कोहली। दिसंबर 2021 में ब्रिटेन के किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड की उपाधि जिसको भी मिलती है उसको सर की उपाधि मिल जाती है। तो अब लुइस हैमिल्टन जो हैं ये सर लुइस हैमिल्टन बन चुके हैं, क्योंकि इनको नाइटहुड की उपाधि हाल ही में ब्रिटेन ने दी है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लुइस हैमिल्टन आप जानते हैं ब्रिटेन के मशहूर फार्मूला 1 रेसर हैं और आज तक ये 7 बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत को 64 देशों के बीच में कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग होती है इसमें देशों को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि वो कंट्रीज अपने देश के अंदर टैलेंट को आकर्षित करने के मामले में और उनको बनाए रखने के मामले में कितने आगे हैं। तो देखिए इसमें टोटल 64 देशों को रैंक किया गया है और इन 64 देशों के बीच में जो नंबर 1 कंट्री बना है ये है स्विट्जरलैंड, और भारत का यहाँ पर स्थान है 56वां। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स के बारे में है। आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका टाइटल है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो इस किताब को किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इन दोनों पुस्तकों को, मतलब एक ही पुस्तक का हिंदी और अंग्रेजी वर्जन है, इन दोनों को लिखा है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने, जो कि प्रसार भारती के इस समय अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश।
हाल ही में किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में अब टोटल 47 रामसर साइट हो चुके हैं इसके डिक्लेयर होने के बाद। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है ये अब एक रामसर साइट बन गया है और ये भारत का 47वां रामसर साइट है। तो ये कौन से राज्य के अंदर है? ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो देने की अनाउंसमेंट की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भूटान। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। ये पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, ऐसी अनाउंसमेंट की है वहाँ के जो नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ और कंट्रीज ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में निर्मित कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन को आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि इसको कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो भारत के अंदर बच्चों के लिए बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे में बेस्ड है। साथ ही आपको बता दूं कि इसके CEO हैं आधार पूनावाला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंदर जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो जैतापुर है महाराष्ट्र के अंदर। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो महाराष्ट्र के अंदर जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा इसमें टोटल 6 यूनिट्स होगी जिनमें हर एक की क्षमता होगी 1650 मेगावाट। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल जैतापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा इसकी क्षमता कितनी होगी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं और उनमें जो सबसे सीनियर होता है उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अभी के समय भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके तीनों में जो प्रमुख हैं उनमें से सबसे सीनियर हैं भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो इसी के चलते इनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई? तो साल 2021 के अंदर भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग के लिए जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है इसी के साथ साथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया। तो ये दोनों चैंपियनशिप एक ही साथ एक ही जगह पर आयोजित की गई और ये जगह है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और क्योंकि भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा है इसीलिए भारत के जो वेटलिफ्टर्स हैं उन्होंने इन दोनों चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया। हालांकि वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है इसमें भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता है, जबकि कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप इन दोनों का आयोजन एक ही साथ एक ही जगह पर किया गया है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और इन दोनों टूर्नामेंट में भारत के सेम खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत में कोई भी मेडल नहीं मिला है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है इसमें भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 हैं गोल्ड मेडल, 7 हैं सिल्वर और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो इनमें से जो 4 गोल्ड मेडल मिले हैं इनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इन चारों खिलाड़ियों ने 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे बर्मिंघम में उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनमें से एक हैं जेरेमी लाल रिनुंगा जो कि 67 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, फिर अचिंत सेउली जो कि 73 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, अजय सिंह जो कि 81 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, और फिर एक महिला विजेता भी है जिनका नाम है पूर्णिमा पांडे। इन्होंने +87 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर मैंने आपको इन दोनों चैंपियनशिप के बारे में एक ही साथ बताया है क्योंकि इनका आयोजन भी एक ही साथ किया गया है। तो इस पर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
इनमें से किस शहर की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में एक भारत के फेस्टिवल को शामिल किया गया है, जो कि है कोलकाता की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा, जो कि न केवल कोलकाता बल्कि भारत के भी अन्य शहरों के साथ साथ दुनिया भर के कई सारे हिस्सों में मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल है, इसको यूनेस्को ने अपने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोलकाता। और अब आपको बता दूं कि भारत के अंदर टोटल यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की संख्या हो गई है टोटल 14। इनमें से किस भारतीय को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन का सदस्य अपॉइंट किया गया है? तो बैडमिंटन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके एथलीट कमीशन में भारत की मशहूर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को भी शामिल कर लिया गया है, जिनका कार्यकाल होगा 2025 तक। इनमें से किस राज्य सरकार ने सेमेन्यू, नुईलैंड और चुमुकैडिमा नामक 3 नए जिलों का निर्माण किया है? तो ये जो तीनों जिले हैं ये बनाए गए हैं नागालैंड राज्य के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नागालैंड में इससे पहले तक टोटल जिलों की संख्या थी 12, लेकिन अब यहाँ पर 3 ऐड हो गए हैं, तो अब नागालैंड के अंदर टोटल जिलों की संख्या हो गई है 15। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो श्री अरबिंदो, जो कि भारत के एक आध्यात्मिक नेता थे, 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था। तो इस साल यानी कि 2022 में इनकी 150वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसको धूमधाम से मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें टोटल 53 मेंबर्स हैं और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय ओलंपिक संघ ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए निम्न में से किसे भारतीय दल का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया है? तो 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स आयोजित होने वाले हैं, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें जो भारतीय दल जाएगा उसका नेतृत्व करेंगे हरजिंदर सिंह, क्योंकि इन्हीं को हाल ही में सेफ्टी मिशन अपॉइंट किया गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीत ली है? तो इस बार की जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी, इसका आयोजन किया गया है दुबई के अंदर और इसको जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको इस साल के लिए यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दिया गया। और वैसे आपको बता दूं टोटल 28 विजेताओं का इस बार चयन किया गया है और इनमें एक भारतीय भी है, जिनका नाम है विरल देसाई, जो कि सूरत के एक मशहूर उद्योगपति हैं। तो क्लाइमेट चेंज से निपटने में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप 2021 किसने जीत ली है? तो जैसा कि आप जानते हैं हर साल कई सारी फार्मूला 1 रेस होती हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीता है उसको साल के आखिर में उस साल का वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब दिया जाता है। तो इस बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं मैक्स वर्स्टापन, जो कि नीदरलैंड के ड्राइवर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें नंबर 1 पर है मैक्स वर्स्टापन, क्योंकि इन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीती हैं और इसी के चलते ये पहली बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इनमें से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो पहला सवाल यह है कि मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने वाली हरनाज संधू कौन से शहर से हैं? फिर दूसरा सवाल है टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना है? और फिर आखिरी क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष यान ने पहली बार सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना के अंदर प्रवेश किया है? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा
तो ये 3 क्वेश्चंस क्या इस वीडियो के अंदर बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे दिसंबर महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर किया है। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अपने एग्जाम से पहले आपको इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है जिससे आप हर एक क्वेश्चन का कॉन्फिडेंटली राइट आंसर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम लोग मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।